मालती जी के घर में 2 दिन से बर्तन नहीं खनके थे। किचन में भी ना अधिक पकवान बने थे और ना ही आंगन में हंसी गूंजी थी। घर के कोने कोने में जैसे कोई बोझिल सी चुप्पी पसरी थी। मालती जी इस घर की बुजुर्ग 60वें उम्र के पड़ाव पर थीं। मालती जी के 2 बेटे थे, विनय और राहुल। दोनों शादीशुदा थे। बड़ी बहू कविता और छोटी बहू प्रियंका घर का सारा काम संभालती थीं, लेकिन एक दूसरे को फूटी आंख देखना भी पसंद नहीं करती थीं। मालती जी का एक और बेटा था, सबसे छोटा बेटा आलोक, जिसे मालती जी ने गुस्से में त्याग दिया था। उसकी पत्नी के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसने गैर बिरादरी की लड़की से लव मैरिज की थी, मालती जी की इच्छा के खिलाफ जाकर, जिसके चलते मालती जी और उनके पति ने उसे घर से निकाल दिया और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों बेटे विनय और राहुल के नाम कर दी। आलोक को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी मालती जी ने। उनकी एक बेटी भी थी, नीतू। शादी के 4 साल के बाद अब जाकर उसकी कोख भरी थी। 4 दिन पहले ही उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। जैसे ही मालती जी को पता चला कि वो नानी बन गई हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नीतू की खबर मिलते ही मालती जी के पैरों में जैसे पंख लग गए। हाथ में पूजा की थाली लिए वो सीढ़ियों के नीचे आईं और खुशी से चिल्लाते हुए अपनी दोनों बहुओं को आवाज़ लगाई, बड़ी बहू, छोटी बहू, नीतू को बेटा हुआ है, नाती हुआ है मेरा। सास की आवाज़ सुन कविता और प्रियंका दोनों अपने कमरे से बाहर आती हैं। मालती जी की खुशी देख दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगी। ननद के माँ बनने की खुशी तो उनके चेहरे पर दिखाई ही नहीं दे रही थी, लेकिन खर्च को लेकर दोनों के चेहरे पर टेंशन जरूर दिखाई देने लगी। यहाँ तक कि दोनों ही मन सोचने लगी कि अब तो अच्छा खासा खर्च बैठेगा, अब तो छोछक का झंझट शुरू होगा। तभी मालती जी ने कहा, बहू, अब छोछक की तैयारी करनी है। सोने की चैन, चांदी की कटोरी, कपड़े, मिठाई और फल, ये सब भेजना है बेटी के यहाँ। आखिर ये तो नानी का फर्ज होता है। मालती जी की बात सुन कविता और प्रियंका आंखें फाड़े मालती जी को देखती रहीं। तभी प्रियंका ने कविता से धीरे से कहा, दीदी, माँ जी को नानी बनने की खुशी तो है, पर खर्चा कौन उठाएगा? उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लाखों के खर्च हो जाएंगे। हाँ प्रियंका, सही कह रही हो। मैं तो खुद माँ जी के लिस्ट से हैरान हूँ। मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अभी तो मेरी एसी ख़राब हुई थी, मैंने नया एसी लिया है। मेरे तो इस महीने के सारे पैसे खर्च हो गए हैं। मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जेठानी की बात सुन भला प्रियंका कैसे चुप रहती। वो भी फट से बोल पड़ी, दीदी, आपको तो पता है ना कि मैंने एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा लिया है। हर महीने उसकी ईएमआई जाती है। बैंक वालों का फ़ोन सैलरी आने के पहले ही आ जाता है। फ़ोन कर कर के कर्ज की याद दिलाते हैं। खर्चे के डर से पहले ही दोनों ने अपना अपना दुख रोना शुरू कर दिया। मालती जी दोनों बहुओं की बातें सुन रही थीं, फिर भी उनकी बातों को अनसुना करते हुए अगले दिन हॉल में दोनों को बुलाया और दोनों को ही बड़े ही ध्यान से देखते हुए बोली, बहू, नीतू के यहाँ छोछक ले जाना है। एक को मिठाई और बर्तन संभालने हैं, तो दूसरे को कपड़े और गहनों की व्यवस्था करनी है। तुम लोग देख लो आपस में किससे क्या हो सकता है। मालती जी की बात सुन कविता ने तुरंत कहा, माँ जी, इस महीने विनय की सैलरी थोड़ी देर से आई है। ऊपर से बिजली का बिल भी यही भरते हैं और एसी भी तो लिया इसी महीने। ऊपर से बच्चों की फीस। आप समझ सकते हैं हमारे पास महीने में क्या बचता है। कविता की सफाई के बाद भला प्रियंका पीछे कैसे रहती। उसे लगा कहीं माँ जी सारा भार मेरे ऊपर ना डाल दे, इसलिए उसने भी तुरंत कहा, माँ जी, आपको तो पता है ना कि हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। हर महीने कर्ज भरने होते हैं। हमारे हाथ तो पहले से ही तंग हैं।
जैसे तैसे तो हम अपने खर्चे निकाल लें, वही बड़ी बात है। इसलिए अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी। दोनों बहुओं की बातें सुन मालती जी हैरान थीं। कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ भी हुई, फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। पहली बार चुप होकर उन दोनों को गौर से देखा और कविता से बोली, बड़ी बहू, तुम्हारे ये कान के झुमके बहुत अच्छे लग रहे हैं। नए लिए हैं क्या? इसकी डिजाइन बड़ी प्यारी है। और छोटी बहू, तुम्हारा भतीजा भी कल ही गया ना? मैंने सुना तुमने उसे कुछ दिया नहीं है। भाई, ये गलत बात है। हमारे घर की इज्जत की बात है। बुआ थी तुम, तुम्हारा फर्ज बनता था। भतीजे को ऐसे खाली हाथ कैसे भेज दिया? बताओ, कितनी शर्म की बात है। सास की बात सुन प्रियंका ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कविता तुरंत बोल पड़ी, अरे नहीं माँ जी, गलत फहमी है आपकी। आपको क्या लगता है इसके मायके से कोई आएगा और खाली हाथ चला जाएगा? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। आपको लग रहा कि उसने कुछ नहीं दिया है, लेकिन मुझे पता है उसने क्या क्या दिया है। 5 जोड़ी कपड़े दिए हैं, उसके पसंद के जूते दिए हैं और कुछ पैसे भी दिए। उसके पसंद के खिलौने भी दिए। जो जो उसे चाहिए था सब कुछ दिलाया, बस आपको खबर नहीं होने दिया। जेठानी की व्यंग भरी बातें सुन प्रियंका अंदर ही अंदर जल भून गई और तुरंत ही मुंह टेढ़ा करते हुए कविता को देख बोली, माँ जी, आपको पता है ये दीदी ने जो कान के झुमके पहने हैं, ये भी 4 दिन पहले ही बनवाए हैं। बस आपको दिखाने के लिए झूठ बोल रही हैं, मुंह बंद की हैं। दीदी, आपको क्या लगता है मुझे आपकी चालाकी नहीं पता है? मालती जी के सामने ही दोनों बहुएं आपस में लड़ने लगी और एक दूसरे की पोल खोलने लगी। दोनों बहुओं की बातें सुन और उनका लड़ाई देख मालती जी गुस्से में चिल्ला पड़ी, बस बस करो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बड़ी के पास झुमके बनवाने के पैसे हैं, छोटी बहू को अपने मायके से आए भतीजे के लिए उसकी पसंद की चीज़ें खरीदने के लिए पैसे हैं। बस अपनी एक इकलौती ननद का छोछक भेजने के लिए तुम लोगों के पास पैसे नहीं हैं। मालती जी की बात सुन दोनों बहुएं चुप हो गईं और चुपचाप अपने अपने कमरे में चली गईं। मालती जी सर पकड़ के बैठ गईं। शाम को किचन में कविता ने बर्तन धोते हुए कहा, माँ जी भी ना जैसे सब कुछ बहुओं पर ही थोप दिया है। खुद कुछ नहीं करेंगी, बस हुक्म देंगी। बगल में ही खड़ी प्रियंका ने चाय छानते हुए कहा, और क्या दीदी, नीतू के छोछक की जिम्मेदारी सारा खर्च हम करें और वो ससुराल में सबको बताती फिरेगी कि मेरी माँ ने भेजा है ये। वाह, कविता ने भी नाक सिकोड़ते हुए कहा, अगर मैं कुछ भेजूंगी तो कहेगी बड़ी बहू ने घटिया सामान दिया है, पैसे भी खर्च करो और इनके ताने भी सुनो। जेठानी की बात सुन कुछ सोचते हुए प्रियंका ने धीरे से कहा, दीदी, आप माँ जी को बता क्यों नहीं देती कि हमसे इस बार छोछक नहीं हो पाएगा? मैं क्यों कहूँ? तुम छोटी बहू हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है, तुम कहो जाकर। अरे दीदी, आप समझती क्यों नहीं हैं? आप बड़ी हैं ना, प्रियंका ने तीखा जवाब दिया। बस इसी बात पर दोनों में फिर से बहस छिड़ गई। बात बात पर पुराने ताने निकलने लगे। प्रियंका ने कविता से कहा, दीदी, मेरा मुंह मत खुलवाओ। आप तो हमेशा अपने मायके से सामान मंगवाती हो, फिर आपके खर्च कहाँ से होने लगे? अब भला कविता कैसे कम रहती? वो भी चिल्ला पड़ी, अच्छा, और तुम कौन से घर पर बड़े खर्च करती हो? खुद के नाम पर जमीन लेकर बैठी हो और मुझे सिखा रही हो। धीरे धीरे कर अब दोनों की ही आवाज़ बुलंद होने लगी। दोनों बहुओं को आपस में कुछ पैसे के चक्कर में लड़ता हुआ देख मालती जी की आंखों में आंसू आ गए। मालती जी बिना कुछ बोले चुपचाप
पूजा की थाली उठाई और सीधे मंदिर चली गई। पूरे रास्ते वो सोचती रही, क्या यही परिवार बनाया मैंने? क्या यही प्यार था जो बेटे और बहुओं के बीच में बसा था? आज तक जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक इन दोनों ने उनके पैसों पर, उनकी कमाई पर ऐश किया, अपनी अपनी इच्छाएं पूरी की। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो मेरी बेटी के लिए मुझे पैसे पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है। मंदिर पहुंच वह भगवान के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हो मुझे? नाती हुआ है, इतनी बड़ी खुशी मिली है, लेकिन लगता है जैसे मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अपनी बेटी के यहाँ भेज सकूं। सारा कुछ तो मीठा मीठा बोलकर इन दोनों बहुओं ने मेरा सब कुछ ले लिया। भगवान के सामने अपने मन की भड़ास निकाल मालती जी घर वापस आ गई। जैसे जैसे छोछक जाने के दिन नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे मालती जी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। मालती जी ने बहुत कोशिश की बेटी के यहाँ कुछ भेज दें, लेकिन दोनों बहुओं ने साफ साफ मना कर दिया कि हमसे इस बार कुछ नहीं हो पाएगा। जब नीतू घर आएगी तो हमसे जो बन पड़ेगा हम दे देंगे। बहुओं के साथ साथ बेटों का भी वही हाल था। वो भी अपनी अपनी पत्नियों की ही सुनी सुनाई बातें बोलते थे। आखिरकार मालती जी हार गई, रोकर गाकर रह गई। और वो दिन भी आ गया जिस दिन यहाँ से छोछक जाना था। लेकिन आज तो घर में पूरा सन्नाटा पसरा था। कविता और प्रियंका का कोई भी अता पता नहीं था। दोनों अपने अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली, इस डर से कि कहीं माँ जी उन्हें टोक ना दें। आज मालती जी की भी भूख प्यास सब खत्म हो चुकी थी। आज उन्हें रह रहकर अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मन ही मन बेटी की सोच आंसू बहा रही थी कि अगर आज मेरे पति जिंदा होते तो मुझे इस तरह खून के आंसू नहीं रोना पड़ता। अपनी बेटी के यहाँ सगुन ले जाने के लिए बहुओं की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। आज पूरा दिन मालती जी का मन अशांत रहा। ना उन्हें भूख लगी ना प्यास लगी। बेटी का चेहरा उनकी आंखों के आगे नाच रहा था। वो सोच सोच कर तड़प के रह जाती कि उनकी बेटी बेचारी कितनी आस लगाए बैठी होगी कि उसके मायके से भाई और भाभियां छोछक लेकर आएंगे। लेकिन उसे क्या पता कि उसका ये इंतजार ही रहेगा। ऊपर से ससुराल में भी सास ननद की बातें सुननी पड़ेगी, सबके ताने सुनने पड़ेंगे अलग से कि मायके से कोई झांकने तक नहीं आया। छोछक की तो बात ही दूर है। आज बेचारी मेरी बेटी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होगी। सोच सोच कर मालती जी का कलेजा फटा जा रहा था। जैसे तैसे तो उनका दिन बीता। रात को उन्होंने सोचा एक बार नीतू को फोन कर पूछ तो लेती कि वहाँ पर सब लोग क्या कह रहे थे। वो तो मेरी बेटी है, मेरी मजबूरी समझ जाएगी। सोचते हुए मालती जी ने नीतू को फ़ोन किया और वहाँ का हालचाल पूछा। तो नीतू ने उन्हें जो बताया उसे सुन मालती जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। नीतू ने बताया, माँ, आलोक भैया और भाभी आए थे। बेटे के लिए हाथ के कड़े और सोने की चैन, 11 सेट कपड़े के साथ साथ मेरे लिए भी पायल, श्रृंगार का सारा सामान और 5 साड़ियों के साथ ढेर सारा फल और मिठाइयाँ लेकर आए थे और सबको 500-500 के लिफाफे भी देकर गए। नीतू की बात सुन रोते हुए मालती जी ने फ़ोन रख दिया। रात भर वो सो ना सकी। बार बार नीतू की बातें उनके कानों में गूंज रही थी। जिसे उन्होंने नालायक समझा, निकम्मा समझा, जिसे उन्होंने इज्जत की खातिर घर से निकाल दिया था, आज उस नालायक बेटे ने उनकी इज्जत रख ली।
और जिसको वो अपनी शान मानती थी, अपने दोनों बेटों को, उन दोनों ने तो आज उन्हें खून के आंसू रुला दिया। रात भर मालती जी बेचैन रहीं। अगली सुबह मालती जी घर में बिना किसी को कुछ भी बताए कहीं चली गई। पहले तो 10 बजे तक कविता और प्रियंका को लगा कि कल की बात को लेकर माँ जी काफ़ी नाराज हैं, इसलिए कमरे से बाहर नहीं निकल रही। लेकिन जब धीरे धीरे दोपहर होने को आई और मालती जी बाहर नहीं आई, तो कविता और प्रियंका खुद उनके कमरे में गई तो उन्हें पता चला कि माँ जी तो कमरे में है ही नहीं। अब दोनों को घबराहट होने लगी। मतलब दीदी, माँ जी जाने कब से गायब है? घबरा कर प्रियंका ने कविता से कहा। तो कविता भी परेशान हो गई कि आखिर माँ जी चली कहाँ गई। दोनों ने मिलकर उन्हें पूरे घर में देखा, छत पर देखा, बाहर देखा, मंदिर में भी जाकर देखा, यहाँ तक कि एक एक पड़ोसी के घर जाकर देखा, लेकिन मालती जी कहीं नहीं मिली। विनय और राहुल भी माँ को ढूंढने निकल पड़े। इधर मालती जी के न मिलने पर दोनों बहुओं की हालत खराब हो रही थी। प्रियंका ने कहा, दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हमने उनकी बेटी को छोचक नहीं भेजा, जिससे नाराज होकर माँ जी घर छोड़कर चल गई हूँ। प्रियंका की बात सुन कविता झल्ला पड़ी। जाती हैं तो जाएं, मेरी बला से कम इसी बहाने पीछा तो छूटे। तभी प्रियंका ने जो कहा उसे सुन कविता के हाथ पांव ठंडे हो गए। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ जी ने अपने आप को कुछ कर लिया हो और हमसे नाराज होकर कोई चिट्ठी छोड़ गई हो? फिर तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे नहीं प्रियंका, शुभ शुभ बोलो, क्या फालतू बकवास कर रही हो? एक काम करो, चलो सब लोग मिलकर माँ जी को ढूंढने चलते हैं। जैसे ही सब लोग घर से बाहर निकलने को हुए, तब तक उधर से मालती जी आते हुए दिखाई दी। मालती जी को देख सब हैरान रह गए। कविता गुस्से में जाकर मालती जी से बोली, माँ जी, ये क्या तरीका है? छोटी बच्ची हैं, आपको समझ में नहीं आता है? सुबह से हम लोग कितने परेशान हो गए। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे बिना बताए घर से गायब कौन होता है? आपके चक्कर में हमारी हालत खराब हो रही है, पागल बनाकर रख दिया है आपने हमें। अरे अगर कहीं जाना ही है तो एक ही बार में बताकर चली जाओ ना। दोनों बहुओं की बातें सुन और निठल्लों की तरह अपने बेटों को अपनी अपनी पत्नियों के पीछे खड़ा देख, कुछ ना बोलता देख, मालती जी ने सख्त लहजे में कहा, बस बहुत हो गया। मैं किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं समझती। आज सिर्फ मेरी बात सुननी है, ना बहस ना तर्क। अचानक से मालती जी का ऐसा सख्त रवैया देख कविता और प्रियंका दोनों ही सकपका गई। सब चुप। मालती जी ने आगे कहा, मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा, शादी की, अब नानी बनी। छोछक कोई रिवाज नहीं, वो भावना है आशीर्वाद की। मैंने तुम दोनों को बेटी से कम नहीं माना, लेकिन जब बात मेरी बेटी की आई तो तुमने रिश्तों को पैसों के तराजू में तौला। तुम दोनों को मैंने अपना सब कुछ दे दिया, अपने रुपए, पैसे, धन दौलत, गहने, पूरी प्रॉपर्टी। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? और जिसको मैंने निकम्मा समझकर, नालायक समझकर इज्जत की खातिर घर से बाहर निकाल दिया, उन दोनों ने आज मेरी लाज रख ली। मेरे हाथों इतना बेइज्जत होने के बावजूद भी आलोक और उसकी पत्नी नीतू के यहाँ छोछक लेकर गए थे, वो भी धूमधाम से। देखने वाले देखते रह गए। मालती जी की बात सुन कविता और प्रियंका आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। कविता को लगा कि कहीं आलोक और उसकी पत्नी माँ की नज़रों में महान न बन जाए, इसलिए उसने कहा, माँ जी, तो कौन सी बड़ी बात कर दी उन दोनों ने? अलग हो जाने से रिश्ते खत्म थोड़ी हो जाते। आखिर उनका भी तो पूरा हक है ना। नीतू उनकी भी तो बहन है ना। कोई बहुत महान काम नहीं कर दिया आपके छोटे बेटे ने, जो आप इतनी तारीफ के पुल बांध रही हैं। कविता की बात सुन
मालती जी ने कहा। सही कह रही हो बहू, आखिर नीतू उनकी भी तो बहन ही है ना। कोई महान काम नहीं किया उसने तो अपना हक ही पूरा किया है। मालती जी की बात सुन कविता और प्रियंका मुस्कुरा पड़ी। दोनों के चेहरे को ध्यान से देखते हुए मालती जी ने कहा, इसीलिए तो मैंने सोचा है कि अब मैं उन दोनों के साथ बहुत अन्याय कर ली। अब और नहीं, उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए। क्या मतलब है आपका? तब तक विनय भी बीच में बोल पड़ा। हाँ माँ, ये क्या कह रही हो? किस हक की बात कर रही हो? अब जाकर तो दोनों बेटों ने कुछ बोला था। दोनों बेटों और बहू का चेहरा देख मालती जी ने कहा, वही हक जिससे आज तक उन दोनों को वंचित रखा गया है। तुम्हारे पापा का कहना था कि जो मेरी और मेरे घर की इज्जत, इस परिवार की इज्जत, हमारे खानदान के मान सम्मान मर्यादा को लेकर चलेगा, ये संपत्ति उसी की होगी। बेटे होने का मतलब ये नहीं कि संपत्ति बेटों के नाम कर दे। इसलिए तो आलोक ने जब हम दोनों के खिलाफ जाकर गैर बिरादरी की लड़की से शादी की थी तो हमने उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। लेकिन आज पता चला कि इज्जत लव मैरिज करने से नहीं जाती, बल्कि इज्जत घर में बड़े बूढ़ों के मान सम्मान न करने से, बहन बेटियों को ना पूछने से, समाज में होने वाले रीति रिवाज को ना मानने से जाती है। और इस बात की समझ तुम लोगों से ज़्यादा आलोक को है। तभी तो बिना कहे उसने अपना फर्ज निभाया। इसलिए परिवार की इज्जत आज उसकी वजह से बची है, नहीं तो आज मेरी बेटी के ससुराल में उसकी थू थू होती। बस मैंने फैसला कर लिया है, ये सारी प्रॉपर्टी मैं तुम दोनों से वापस लेते हुए सब कुछ आलोक के नाम करती हूँ और तुम दोनों को कल तक का टाइम देती हूँ। तुम दोनों मेरा घर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि कल आलोक और उसकी पत्नी यहाँ अपने घर पर रहने आएंगे। तुम लोग जाओ, अपनी ईएमआई भरो और अपने सुख सुविधा का सामान खरीदो। तुम लोग फ्री हो और सबसे बड़ी बात, तुम लोगों को मुझसे भी छुटकारा मिल जाएगा। कहते हुए मालती जी अपने कमरे में जाने लगी तो कविता रोने लगी। माँ जी, हमसे भूल हो गई। हाँ माँ जी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, प्रियंका ने भी कहा। माँ जी, हम अपनी भूल सुधार लेंगे। हम आज ही नीतू का छोछक बड़े ही धूमधाम से लेकर जाएंगे। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। दोनों बहू की बातें सुन मालती जी ने कहा, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब मेरा फैसला कोई भी नहीं बदल सकता। और हाँ बहू, अब तुम लोगों के छोछक ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। कहते हुए मालती जी अपने कमरे में चली गई।